Hello all of you. I hope all you are good at home. Now, what we have studied in our last class, हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर थर्ड को, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था व्हाट इज, सबसे पहले हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन। फिर हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट क्या था, फिर हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर हमने इसके बाद क्या देखा, डिस्टेंस, पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ट्रेवल्ड क्या होता है, फिर हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। एक छोटा सा रिवीजन इनका देखते हैं। पहले रेफरेंस पॉइंट, वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम हमारी कैलकुलेशंस या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब रेफरेंस पॉइंट के साथ टाइम ऐड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं उसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस और पाथ ट्रेवल्ड, द टोटल लेंथ कवर्ड, जो टोटल लेंथ कवर्ड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ चुके थे वो क्या था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन जब टाइम इंटरवल और द डिस्टेंस कवर्ड आर सेम। जब टाइम इंटरवल और जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो सेम होते हैं तो उस इंटरवल उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब टाइम इंटरवल और डिस्टेंस इंटरवल सेम नहीं होते, तो वो मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह से दोनों मोशन हमने पढ़े थे। अब कुछ ग्राफ्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस मार्क किया और यहाँ पे टाइम टी मार्क किया। यहाँ पे तो क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, टाइम। तो इन ग्राफ्स को हमें स्टडी करना है। कैसे स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक लाइन इस तरह से बना दी, तो ये लाइन क्या है, टाइम के कांस्टेंट है। ये लाइन क्या है, टाइम के कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन एक जगह बैठा है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। अ पर्सन इज सिटिंग एट अ प्लेस। एक पर्सन शांति से एक जगह बैठा है, तो वो पोजीशन कौन सी होगी, रेस्ट पोजीशन। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट पोजीशन को। कोई पर्सन एक जगह बैठा है शांति से, तो जब वो पर्सन बैठा है तो उसकी पोजीशन कौन सी, रेस्ट पोजीशन। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मैंने इसी ग्राफ को इस तरह से बना दिया कि इधर x है और इधर t है, और मैंने इस तरह से एक लाइन बना दी, तो इसका क्या मतलब है कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी घड़ी का टाइम आप रोक नहीं सकते जब तक उसका सेल खराब ना हो। बट आप अगर इन घड़ियों का टाइम रोक भी लेंगे तो क्या होगा, यू कैन नॉट स्टॉप द टाइमिंग ऑफ नेचर। नेचर तो अपने टाइम से ही चलेगा। तो कभी भी टाइम जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ये ग्राफ हम लोग कभी भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ है, सेम अगेन x और t के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, और मैंने इस तरह से एक लाइन बना दी, इस तरह से क्या बना दी, एक लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। वैसे वैसे ही क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका ग्राफ इस तरह से बनता है। बट कभी कभी ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है, जैसे थोड़ा सा स्लोप आ गया। क्या आ गया, थोड़ा सा स्लोप। कभी ये ग्राफ इस तरह से बन जाता है कि पहले क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज किया बट वापस नीचे आ गए। ठीक है, ये क्या है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, बट यहाँ पे सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है।
तो इन ग्राफ्स की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। ये क्या है, इंक्रीज होता हुआ, और इसी तरह से ये क्या हो सकता है, डिक्रीज होता हुआ। ये ग्राफ किस लिए यूज करते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी क्या होती है, बढ़ती है। इज दैट क्लियर? ये अलग अलग तरह के ग्राफ्स आएंगे, अब हमें ग्राफ को भी स्टडी करना आना चाहिए। जैसे एक ग्राफ और देखते हैं, जैसे मैंने ग्राफ बनाया इस तरह से, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ आ गया। ये पॉइंट ए था, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट कौन सा है, डी है। तो क्या मतलब है इसका, ए से बी तक तो इंक्रीज हुआ, फिर बी से सी तक क्या हो गया, कांस्टेंट रेस्ट पे आ गया, और फिर सी से डी पे वापस मोशन में आया, बट अपोजिट डायरेक्शन। और जो चीज़ें आपको याद है, जो आपने 10th में पढ़ी थी, क्या कि कौन सी चीज़ किधर पॉजिटिव होती है और किधर नेगेटिव होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर इधर x लेते हैं और इधर y लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव, और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। x क्या होता है, नेगेटिव, x क्या होता है, पॉजिटिव, और y क्या होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सब हमें ग्राफ की पोजीशनिंग आनी चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इनवर्सली होगा तो ऐसा। और अगर कोई ग्राफ आपको गिवन है तो हमें उस ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। स्टडी का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है जो जिसने ग्राफ बनाया है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें पता चल जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जो हमने कल पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। एक क्या होती है, स्केलर, और एक क्या होती है, वेक्टर। क्या होती हैं ये क्वांटिटीज, स्केलर और वेक्टर? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा ही इज रनिंग विथ a speed of 15 kilometer per hour. He is running with a speed of 15 kilometer per hour. एक कोई पर्सन है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, वो भाग रहा है, बट वो कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। वो कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता, वो कौन सी डायरेक्शन में गया हमें नहीं पता। वो सिक्कर से जयपुर की तरफ गया है, या सिक्कर से चूरू की तरफ गया है, या झुंझुनू की तरफ गया है, फतेहपुर की तरफ गया, हमें नहीं पता। तो जब डायरेक्शन नहीं गिवन होती तो वो सारी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। बट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ, यानी जो क्वांटिटी है उसके साथ में क्या गिवन हो, डायरेक्शन भी गिवन हो। क्या गिवन हो, डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने एक लाइन पढ़ी, ही इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है हमें नहीं पता, बट मैंने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, ही इज रनिंग विथ 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम सिक्कर टू जयपुर। एक पर्सन भाग रहा है, किधर से, सिक्कर से, किधर, जयपुर की तरफ, कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वो क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का साइन होता है, जैसे ये ए है, ए के ऊपर अगर इस तरह से एरो लगा दिया तो ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, वेक्टर। ए क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी डायरेक्शन। बट इस चैप्टर में हम इन साइंस का यूज नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट यूजिंग दैम इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर से इन क्वांटिटीज को इस तरह रिप्रेजेंट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? बट हमने सिर्फ ऐसे ही लिखा किसी क्वांटिटी को, तो वो कौन सी होती है, सिर्फ वो क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वो सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इनको कैलकुलेट भी करना आना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो सब हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, पाथ लेंथ, या फिर
द टोटल लेंथ कवर्ड। तो जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन का नहीं पता। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम लोग इनको करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? दोनों, अगर दोनों का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लें, अगर दोनों का हम सिर्फ क्या लें? मैग्नीट्यूड लें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बट दोनों की डेफिनेशंस में बेसिक सा फर्क है। वो फर्क क्या है वो देखते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अब ये तो हो गए इनके फॉर्मूले और डेफिनेशन। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में लें और टाइम को सेकंड में लें, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और अगर डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में लिया और टाइम को आवर में लिया, तो स्पीड यूनिट क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। जो हमारी जनरली गाड़ियों में, बाइक में यही स्पीड होती है, वो स्पीड किस में होती है? किलोमीटर पर आवर में। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में हो सकता है और टाइम सेकंड में, या फिर ये किलोमीटर में और ये आवर में। तो दोनों की यूनिट भी क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। दोनों की यूनिट भी क्या हो सकती है? सेम। बट बेसिकली ये दोनों चीज़ें हैं क्या? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इसमें क्या है? डिस्टेंस, और इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड और द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। जो हम टोटल लेंथ ट्रेवल करते हैं वो क्या होता है? स्पीड में आता है, डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये इनमें फर्क होता है। जब ये इनमें फर्क है, तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो उनमें भी क्या आएगा? फर्क आएगा। कैसे आएगा? देखो वो फर्क एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे एक पॉइंट ए से बी गया और कितना डिस्टेंस गया? वो 5 किलोमीटर। कितने टाइम में गया? 2 घंटे में। कितने टाइम में गया? 2 घंटे में। और ऐसे ही ए टू बी गया 5 किलोमीटर। कितने टाइम में? 2 घंटे में। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? सेम होगी। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगी? सेम। बट जैसे ही बी पॉइंट से वापस आ गया 2 घंटे में, और ऐसे ही यहाँ से भी बी पॉइंट से वापस आ गया 2 घंटे में, तो अब ध्यान से देखना कि जब वो इस पॉइंट से वापस आया तो उसने यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। कितने टाइम में? 4 आवर में। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था वो दोनों सेम हो गए। वो दोनों क्या हो गए? सेम। यानी इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और थोड़ी देर बाद वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और टाइम कितना हो जाएगा? 4 आवर। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर।
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये डिफरेंस आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस की वजह से। दूसरी बात, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। बट डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि हर केस में जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या हुआ, जनरली हम लोग हमारी जो जर्नी होती है वो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमें सिक्किम से जयपुर ही जाना है तो हम बीच में एक स्टॉपेज कर लेते हैं, या फिर अगर जर्नी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हम स्टॉपेज लेते हुए जाते हैं। तो जब हम स्टॉपेज लेते हुए जाते हैं तो अलग अलग जब स्पीड अगर है, अलग अलग वेलोसिटी अगर है, तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती है एंटायर जर्नी की। वो क्या होती हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, या फिर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होती है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया और टोटल आपको टाइम कितना लगा, उसमें जो आपने स्टॉपेज लिए वो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। और अगर ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे ए से बी तक 5 किलोमीटर गए हम लोग 1 घंटे में, और बी से सी तक 10 किलोमीटर गए हम लोग 2 घंटे में। ठीक है, ये केस है हमारे पास। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 5 + 10 15, कितने टाइम में, 3 घंटे में। तो जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 15/3 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह से यहाँ पे भी जैसे ए से बी में गए, ए से बी गए 5 किलोमीटर 1 घंटे में, और अगले 5 किलोमीटर गए हम लोग 2 घंटे में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, 5 + 5 10, और कितने टाइम में, 3 आवर्स। तो इस केस में टोटल हमें निकालना पड़ेगा, और टोटल निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी इस तरह से फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी ही होगी, और स्पीड में डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी ऑलवेज नीड्स अ डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है, बट इसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। जैसे आप बाइक चला रहे थे, ठीक है, आपका ध्यान सामने था, बट जैसे ही आपने बाइक एक बार नीचे देखा कि मेरी स्पीड कितनी है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेकंड पे जो आपकी स्पीड है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर या उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपकी स्पीड है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी और स्पीड एट अ पर्टिकुलर, द वेलोसिटी और स्पीड एट अ पर्टिकुलर instant is known as instantaneous speed और instantaneous velocity। उसे क्या बोलते हैं हम,
instantaneous speed or instantaneous velocity. Clear all of you? Now we will discuss what is acceleration. Acceleration क्या होता है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. ओके, अभी हमने देखा कि स्पीड, वेलोसिटी ये सब क्या होते हैं, क्या होती है एवरेज स्पीड, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी. फिर हमने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सब क्या होती हैं. ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं. अब उनमें कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं. वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हम लोग अगली क्लास में एक साथ देखेंगे सारे. उसके पहले हम एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज क्लियर कर लेते हैं. वो क्या है? वो है एक्सेलरेशन. वो क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी नाम आपने सुना है. क्या होता है एक्सेलरेशन का मतलब? एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जैसे सिंपल सी बात करते हैं, मैंने बाइक को स्टार्ट किया घर से, मैं एक गली से बाहर निकला. एक गली के अंदर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरी बाइक की जो वेलोसिटी है, वो स्पीड है, वो क्या होगी? कम होगी. बट जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा मेरे को जगह मिल जाएगी बाइक चलाने के लिए या एक्टिवा चलाने के लिए, तो मैं स्पीड को क्या कर दूंगा? इंक्रीज़ कर दूंगा. स्पीड को क्या कर दूंगा? इंक्रीज़. और जैसे ही मैं स्पीड को इंक्रीज़ करूंगा तो मेरी वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जैसे मैंने पहले 10 मिनट के लिए मेरी स्पीड क्या थी? मेरी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड. पहले 10 मिनट मेरी स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड. फिर दूसरे 10 मिनट मैंने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड. फिर तीसरे टाइम पे मैंने चेंज कर लिया 20 मिनट और मेरी वेलोसिटी कितनी कर लिया मैंने? 30 मीटर पर सेकेंड. यानी कि मेरी जब स्पीड अलग थी, टाइम अलग था. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी में जो रेट में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. जैसे मान लीजिए मेरे को इन दोनों के अंदर चेंज निकालना है, फर्स्ट वेलोसिटी और सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंज निकालना है. तो सबसे पहले हम टाइम को सेम करेंगे, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे कितने सेकंड हो जाएंगे? 600 सेकंड. और यहाँ पे भी कितने सेकंड हो जाएंगे? 600 सेकंड. तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट टाइम क्या है? सेम है. तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो v2 माइनस v1 अपॉन टाइम. टोटल टाइम कितना है? तो v2 कितना है? 20 माइनस 10 अपॉन 1200. तो 10 अपॉन 1200 1 अपॉन 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर डिस्टेंस की यूनिट और सेकेंड स्क्वायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. कैसे आई ये यूनिट? देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर किलोमीटर पर आवर में बात करें तो ये क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की क्या होती है? यूनिट होती है. इट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो जैसे ही हमने एक्सेलरेशन निकाला तो एक्सेलरेशन इस तरह से हम निकाल सकते हैं. या फिर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो इन दोनों की हेल्प से हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं. बट एक्सेलरेशन कब फाइंड करेंगे? जब मोशन कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म. जब मोशन कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहेगी या फिर जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी टाइम इंटरवल में वो अलग अलग हो. वो क्या हो? अलग अलग हो. तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. और अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा, मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है? सेम.
तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक तो ये मेथड होता है मैथमेटिकल मेथड, जो हमने डायरेक्टली प्लस या माइनस करके वेलोसिटी को निकाल लिया, एक्सेलरेशन को निकाल लिया या फिर स्पीड को निकाल लिया। बट दूसरा मेथड होता है, वो दूसरा मेथड बेस्ड होता है डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स की हेल्प से भी हम क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन। क्या होते हैं इनके फॉर्मूले, कैसे इनका यूज करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे एक ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो इस पॉइंट पे आने के बाद अचानक से वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। या फिर जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, अब सिंपल सी एक बात बताइए मेरे को कि जब आप बाइक को स्पीड देना शुरू करते हैं तो क्या एक साथ, क्या एक ही सेकंड में आपकी बाइक की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है? नहीं पहुंचती। बाइक हो या एक्टिवा हो, एक सेकंड के अंदर इतनी स्पीड नहीं पहुंचती। जैसे जैसे आप उसको एक्सेलरेट करते हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज। इन द सेम मैनर अचानक से वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं और अचानक से आपने फुल फोर्स के साथ ब्रेक अप्लाई कर दिए तो आपकी बाइक स्किड होगी या स्लिप होगी, या फिर आपके पीछे का टायर ऊपर आ जाएगा, आप उसके नीचे आ जाएंगे। इट विल हैपन, ऐसे कंडीशंस हो सकती हैं। तो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो या स्पीड हो, उनमें एक का एक यानी विद इन अ इंस्टेंट चेंज आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हमको ट्रैफिक दिखाई देता है तो हम हमारी बाइक के स्पीड को थोड़ा कम ही रखते हैं, या फिर दूर से ही हम स्पीड को कम करना शुरू कर देते हैं। ये तो नहीं करते कि जैसे ही हम बहुत पास पे पहुँचे और पास में पहुँचने के बाद अचानक से ब्रेक लगा दें। तो जैसे ही अगर हम अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो हम आगे वाली बाइक से भिड़े या नहीं भिड़े, बट डेफिनेटली पीछे वाली बाइक वाला हमसे आके टकरा जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स हैपन व्हेन वी आर नॉट सीरियस इन ड्राइविंग। और इसीलिए जो स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है, ये हमें सिखाया जाता है ताकि हम इनको नेचर के साथ भी कंबाइन कर सकें। स्पीड एंड वेलोसिटी, और हमने क्या पढ़ा है एक और, एक्सेलरेशन। तो ये तीनों टॉपिक्स आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, रीड आउट करना है, बुक के अंदर जो भी कंटेंट गिवन है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उनको रीड आउट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इनका मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे कि कैसे इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इनको एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ग्राफ की स्टडीज भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।